हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे खिलाफत आंदोलन, जो हमारे 1919 में शुरू हुआ था और 1924 तक चला था। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे कि ये किन परिस्थितियों में शुरू हुआ था और इसके दौरान कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई थी और ये किस तरह समाप्त हो गया। शुरुआत करते हैं खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन हमारी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। वैसे तो ये धार्मिक अर्थात धर्म से संबंधित था। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों के अंदर जो सबसे बड़ा जो धर्म गुरु होता है उसे हम क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। और 1919 के बाद क्या है कि जो हमारे सीवर्स की संधि हुई थी, तो सीवर्स की संधि के तहत खलीफा के पद को समाप्त करने की बात की गई थी। तो इसी के विरोध में हमारे खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के जो खलीफा थे उसकी सत्ता को बना के रखना था। क्यों? क्योंकि सभी कोशिश कर रहे थे कि इसकी सत्ता समाप्त हो जाए और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना था। बात करें खिलाफत आंदोलन की तो खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही? तो प्रथम विश्व युद्ध मतलब 1914 से 1918 के बीच में रहा और तुर्की की इसमें पराजय हो जाती है। तब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस के गठबंधन ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को हरा दिया। तो तीनों ने मिलकर, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तीनों ने मिलकर जो ऑटोमन साम्राज्य था उसको हरा दिया। ऑटोमन साम्राज्य का हेड होता था हमारे उस समय खलीफा। खलीफ या खलीफा हमारा उस समय क्या ऑटोमन साम्राज्य का हेड या शासक हुआ करता था, जिसे दुनिया के सभी मुस्लिमों का धार्मिक नेता भी माना जाता था। खलीफा को क्या माना जाता था? मुस्लिमों का धार्मिक नेता माना जाता था। युद्ध के बाद की बात करें, जब ये युद्ध हो गया तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और उसके सहयोगी ने खलीफा के अधिकारों को समाप्त करने और ऑटोमन साम्राज्य के टुकड़ों में विभाजित करने की योजना बनाई कि जो हमारे जर्मनी है और ऑटोमन साम्राज्य ये कभी भी दोबारा इस तरह की गतिविधियां ना करे विश्व युद्ध जैसी। तो इसके लिए क्या है कि एक तो खलीफा के अधिकारों को समाप्त किया जाए, साथ ही साथ जो हमारा ऑटोमन साम्राज्य था इसके टुकड़े कर दिए जाए। तो यह स्थिति क्या भारत के मुसलमानों के लिए एक झटका थी। क्या भारत के मुसलमान भी जो हमारे तुर्की के खलीफा थे उसको अपना सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु मानते थे। क्यों? क्योंकि वे भी खलीफा को इस्लामिक एकता का प्रतीक मानते थे। पूरी पूरी दुनिया केवल खलीफा के कारण आपस में जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि सारी सारी दुनिया जिसे एक प्रतीक मानती थी कि पूरा पूरा विश्व समुदाय जो हमारा खलीफा था उसको मानता था। अब ब्रिटिश सरकार की धोखाधड़ी की बात करें कि ब्रिटिश सरकार ने किस तरह धोखा दिया, तो ब्रिटेन ने भारतीय मुस्लिम नेताओं को भरोसा दिलाया था कि वह खलीफा की सत्ता को सुरक्षित रखेंगे। कि ब्रिटेन ने क्या क्या आश्वासन दिया, जो भारत के मुसलमान थे उनको कहा कि हम खलीफा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चाहे हम जो ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त कर दें, लेकिन खलीफा के पद को तो वैसा का वैसा बना के रखेंगे। लेकिन 1919 में पेरिस की संधि हुई और पेरिस की संधि के साथ 5 प्रकार की अन्य प्रकार की संधि हुई। 5 प्रकार की संधियाँ हुई। इसके दौरान तुर्की के खलीफा के साथ ब्रिटेन ने एक संधि की जिसे कहते हैं सीवर्स की संधि। जो तुर्की का जो खलीफा था उसके साथ कौन सी संधि हुई? सीवर्स की संधि। और सीवर्स की संधि के तहत अंग्रेजों ने खलीफा के ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त करना चाहते थे। क्या इस संधि के तहत क्या करना चाहते थे अंग्रेज? जो हमारे खलीफा था तो खलीफा के ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त करना चाहते थे। बाद में ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने तुर्की के हिस्से कर दिए। क्या? तुर्की को हिस्सों में बांट दिया और खलीफा की शक्तियां छीन ली। तो इस तरह जो हमारे भारतीय मुसलमान थे इनके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। इससे भारतीय मुस्लिम समाज में नाराजगी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पहले तो उन्हें कहा गया कि हम खलीफा के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे और फिर बाद में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। तो उन्होंने, भारतीय मुसलमानों ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत मतलब खलीफा के लिए किया गया आंदोलन खिलाफत। सबसे पहले क्या किया? खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो भारतीय मुस्लिम नेता थे शौकत अली, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर M.A. अंसारी, अब्दुल कलाम आज़ाद। जो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे उनकी बात करें तो उन्होंने 1919 में अखिल खिलाफत समिति मतलब ऑल इंडिया खिलाफत समिति मतलब अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया। कब? 1919 में।
अब छोटी सी जानकारी, जो हमारे मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली शौकत अली, तो उनका एक समाचार पत्र आया करता था, जिसे उनके 2 समाचार पत्र थे इनके। कौन से? कॉमरेड और हमदर्द। इन समाचार पत्रों का नाम क्या था? कॉमरेड और हमदर्द इनका समाचार पत्र आया करता था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के समाचार पत्रों की बात करें तो इनका एक समाचार पत्र था अल हिलाल। तो मोहम्मद अली के तो हमारे कॉमरेड और हमदर्द थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के थे अल हिलाल। अब जो हमारे ऑल इंडिया खिलाफत समिति थी, तो खिलाफत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि ब्रिटेन पर दबाव डाला जाए कि वह खलीफा की सत्ता को दोबारा से बहाल करे, दोबारा से खलीफा के पद को उसी सम्मान के साथ शुरू करे। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाना शुरू किया गया। क्या? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। फिर नवंबर 1919 ईस्वी में, या नवंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का नेतृत्व किसको सौंप दिया गया? हमारे महात्मा गांधी जी को सौंप दिया गया 18 नवंबर 1919 में। क्या खिलाफत समिति, अखिल भारतीय खिलाफत समिति का नेतृत्व किसे सौंप दिया गया? महात्मा गांधी को, कि आप बताइए कि हमें आगे क्या करना है। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का सम्मेलन फिर कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर। तो महात्मा गांधी जी ने संभाला, और संभालने के बाद सम्मेलन कहाँ किया? नई दिल्ली में। अब बात करें महात्मा गांधी के समर्थन की। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने महसूस किया कि खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का आधार बनाया जा सकता है। क्या? खिलाफत आंदोलन को क्या? हिंदू मुस्लिम एकता का आधार बनाया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उससे जोड़ दिया। फिर 1920 की बात करें तो 1920 में खिलाफत आंदोलन अपने चरम पे था। तो खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, क्या खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन जाता है। क्या? खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया। लोगों ने ब्रिटिश उपाधियों, सरकारी नौकरियों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। क्या लोगों ने क्या? ब्रिटिश उपाधियों, सरकारी नौकरियों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। पूरे देश में हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन हुए। क्या हुआ? पूरे के पूरे देशों में क्या हुआ कि हड़तालें हुई, जुलूस हुआ, प्रदर्शन हुआ। तो इस तरह 1920 के दौरान क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन अपने चरम पे था। अब बात करें खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्यक्रम हुए। तो 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ाव। पहला कार्यक्रम तो क्या हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन से हमारा खिलाफत आंदोलन जुड़ जाता है, अर्थात दोनों एक साथ कार्य करने शुरू करते हैं। खिलाफत नेताओं ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को पूरी तरह समर्थन दिया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का हिस्सा या भाग बन गया। ब्रिटिश स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया जाने लगा। क्या? ब्रिटिश स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया जाने लगा। स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाने लगा। क्या होने लगा? विदेशी वस्तुओं का तो प्रचार और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया जाने लगा। तो यही हमारे असहयोग आंदोलन के टूल्स या साधन हुआ करते थे। फिर बात करें खिलाफत आंदोलन और कांग्रेस का सहयोग। क्या खिलाफत और कांग्रेस सहयोग की बात करें तो खिलाफत आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई। क्या? खिलाफत आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया, जिससे क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत होती है। 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण रूप से खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया। 1920 का जब नागपुर अधिवेशन हुआ था, तो इस नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण रूप से खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया। क्या? मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन को कहा कि ये तो केवल एक प्योरली रिलीजियस मुद्दा है, मतलब विशुद्ध धार्मिक मुद्दा है, हमें इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना ने भी खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि खिलाफत आंदोलन का विरोध भी किसी ने किया है, तो वो कौन कौन थे। फिर बात करें 1921 में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। क्या? 1921 में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। इसकी बात करें खिलाफत आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, क्या खिलाफत आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अत्यधिक जनसमर्थन जुटा लिया गया। पूरे भारत में हजारों लोगों ने जेल की यात्राएं की, पुलिस ने दमनकारी नीतियां अपनाई और कई प्रदर्शनकारियों को तो गिरफ्तार भी किया गया। फिर एक घटना घटित होती मालाबार विद्रोह 1921 से। 1921 में मालाबार विद्रोह की बात करें तो केरल के मालाबार क्षेत्र में जो मोपला मुसलमान थे, क्या
केरल के जो मालाबार क्षेत्र था, तो वहाँ पे मोपला मुसलमान थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और जमींदार, जो हिंदू जमींदार थे, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो मोपला विद्रोह में जो जमींदार तो कौन थे? हिंदू थे, ब्राह्मण थे, और जो हमारे किसान थे वो कौन थे? मुसलमान, मोपला मुसलमान थे। यह विद्रोह बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया और इस वजह से हिंदू मुस्लिम दंगों में यह बदल जाता है। क्या? हिंदू मुस्लिम दंगों में बदल जाता है। और इस घटना से खिलाफत आंदोलन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हिंदू मुस्लिम एकता कमज़ोर होती है। धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन को सब नापसंद करना शुरू करते हैं और खिलाफत आंदोलन का पतन शुरू हो जाता है। फिर अचानक एक कांड हो जाता है। कांड में कौन सा? चोरा चोरी कांड, जो 1922 में हुआ था। तो इससे क्या हुआ? असहयोग आंदोलन की वापसी भी हो जाती है। 1922 में चोरा चोरी जो उत्तर प्रदेश में थी जगह, वहाँ पे एक हिंसक घटना होती है जिसमें क्या आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। आंदोलनकारियों ने क्या किया? एक पुलिस थाने में आग लगा दी और इससे 22 पुलिसकर्मी की जलकर मौत हो जाती है। इस घटना के बाद क्या हुआ? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय ले लिया। अब जब असहयोग आंदोलन बंद करने का निर्णय लिया गया तो खिलाफत आंदोलन भी इससे कमज़ोर पड़ जाता है। क्या होता है? खिलाफत आंदोलन भी इससे क्या है? कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये भी ज़्यादा आगे तक नहीं चल सकता खिलाफत आंदोलन। क्यों? क्योंकि ये असहयोग आंदोलन के सहयोग से ही आगे बढ़ रहा था। फिर बात करें तुर्की में खलीफापद की समाप्ति। क्या तुर्की में खलीफापद की समाप्ति की बात करें तो तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1924 में खलीफा की सत्ता को पूरी तरह समाप्त कर दिया और वहाँ पे एक तरह से क्रांति होती है तुर्की में। और वहाँ वो जो मॉडर्निटी या आधुनिकता की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाता है। किसके नेतृत्व में? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में 1924 में। इससे खिलाफत आंदोलन का पूरा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है कि जिसके लिए शुरू किया गया था वह उद्देश्य ही खत्म हो गया। इस घटना के बाद भारत में भी आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्या होता है? इसके बाद आंदोलन है भारत में भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। खिलाफत आंदोलन का प्रभाव और परिणाम की बात करें, इससे क्या हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, तो उसकी बात करें तो इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया, कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं को एकजुट किया। हालांकि बाद में असहमति के कारण यह एकता धीरे धीरे कमजोर पड़ गई थी, लेकिन मजबूती तो हुई थी। फिर बात करें स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक भागीदारी, तो खिलाफत आंदोलन के कारण भारत में स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या में भागीदारी बढ़ी। क्या? खिलाफत आंदोलन के कारण भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या में भागीदारी बढ़ी। कई मुस्लिम नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी आके जुड़े। ऐसा नहीं केवल खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी मुस्लिम शामिल हुए, जिनमें हमारे मोहम्मद अली जिन्ना खास थे। बाद में यदि आपको पता हो, शिमला समझौता हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत ऑल इंडिया जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षता की थी और लंबे समय तक अध्यक्ष भी वही रहे थे। तो इस तरह मुस्लिम भी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ते हैं। फिर तुर्की और भारतीय मुसलमानों का संबंध टूट जाता है। खलीफा की सत्ता खत्म होने के बाद, क्या? खलीफा की सत्ता खत्म होने के बाद भारतीय मुसलमानों का तुर्की के प्रति धार्मिक और राजनीतिक समर्थन, दोनों ही चीज़ें खत्म हो जाती है। इसके बाद भारतीय मुस्लिम राजनीति का ध्यान भारत की अंदरूनी समस्याओं पर केंद्रित हो जाता है। और इसी दौरान क्या है, आपको पता है, कुछ समय पहले इसके मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तो सभी का ध्यान रहता है कि हम क्यों ना मुस्लिम लीग को सशक्त बनाएं। तो खिलाफत आंदोलन की विफलता के बाद, क्या? खिलाफत आंदोलन की विफलता के बाद मुस्लिम नेताओं का झुकाव मुस्लिम लीग की ओर बढ़ने लगा। इससे आगे चलकर हिंदू मुस्लिम विभाजन बढ़ा और 1947 तक जाते जाते भारत का विभाजन हो जाता है। अब हमने खिलाफत आंदोलन देखा, अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो खिलाफत आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को नई दिशा दी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय समाज को एकत्रित किया। हालांकि इसकी असफलता के कारण आगे जाकर सांप्रदायिक विभाजन गहरा हो गया। यह आंदोलन क्या था? भारतीय मुसलमानों की पहली बड़ी राजनीतिक जो लामबंदी थी उसमें से एक था। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम समुदाय की जो भागीदारी थी इसको मजबूत किया, लेकिन अंत में तुर्की ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया और असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण यह आंदोलन 1924 में जाते जाते समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने खिलाफत आंदोलन के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की।
तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।